तो बच्चे लिपिड, तो बच्चे उस लिपिड में हमने बात की थी कि लिपिड जो है वो पॉलीमर्स नहीं होते हैं, यानी कि वहां पे रेपिटेटिव यूनिट्स जुड़कर एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाएंगे। और इन लिपिड्स का नेचर ऐसा है कि ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते, दे रिक्वायर सम अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, टोलुइन, ईथर, ऐसे कुछ केमिकल्स चाहिए इनको डिसॉल्व होने के लिए। एंड फर्दर we have gone through three particular classes of lipids, जिसमें से हमें डील करना है सिंपल लिपिड्स में कुछ एग्जाम्पल, दूसरी थी हमारे पास कॉन्जुगेटेड लिपिड जिसमें हम फॉस्फोलिपिड्स पे फोकस करेंगे, थर्ड है डिराइव्ड लिपिड जिसमें आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी जो है वो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती है और कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर पूछा भी जा सकता है बच्चे, ठीक है, दैट्स व्हाई हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जो जो चीजें जो डाटा हमारे पास एनसीईआरटी ने दिया है वो डाटा हमें डील करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, चाहे वो कोई डायग्राम भी हो तो उस डायग्राम के बारे में हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं लिपिड में फर्दर कैटेगरीज के साथ। तो बच्चे वी फाउंड अबाउट वी हैव थ्री कैटेगरीज यानी कि थ्री क्लासेस इन लिपिड्स। सबसे पहला हमारे पास उसमें था सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स, तो सिंपल लिपिड्स वो होते हैं जिसमें क्या हमारे पास या तो एक अल्कोहल रहेगा और उसके साथ एसोसिएटेड फैटी एसिड रहेंगे। तो सिंपल लिपिड्स आर मेड अप ऑफ अल्कोहल प्लस फैटी एसिड्स। तो बच्चे अल्कोहल के बेसिस पे फर्दर और टाइप्स है हमारे पास। सिंपल लिपिड्स में आते हैं ट्रू लिपिड्स एंड फर्दर आते हैं वैक्सेस। तो बच्चे अल्कोहल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है कौन सा अल्कोहल यूज हो रहा है वो हम फर्दर डील कर लेंगे, बट यहाँ पे इनिशियली हमें जो डील करना है वो है फैटी एसिड। ये फैटी एसिड्स है क्या? फैटी एसिड क्या है? तो बच्चे अल्कोहल ग्रुप जो है उसमें तो सिंपली ये रहता है ROH, वो अल्कोहल ग्रुप रहेगा। और बच्चे फैटी एसिड जो है वो रहता है हमारे पास RCOOH, ये हमारे पास फैटी एसिड है, फैटी एसिड है। तो अल्कोहल और ये आ गया फैटी एसिड। तो मतलब फैटी एसिड्स क्या है? फैटी एसिड जो है दीज आर हाइड्रोकार्बन चेन्स। आर ग्रुप जो है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पे वेरिएबल हाइड्रोकार्बन चेन को विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो फैटी एसिड्स आर हाइड्रोकार्बन चेन्स विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, विद कार्बोक्सिल ग्रुप उसे हम फैटी एसिड कहते हैं। और बच्चे अगेन इसका फॉर्मूला यही है सेम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R विच रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन चेन एंड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, ठीक है। और बच्चे R ग्रुप जो है उसमें मिथाइल, इथाइल कोई भी ग्रुप रह सकता है, ठीक है। और बच्चे कार्बन 1 से लेकर कार्बन 19 तक का अरेंजमेंट है R में। R कैन बी 1 कार्बन टू 19 कार्बन, इतना रह सकता है। अब बच्चे फैटी एसिड तो हमने बात कर ली, वेरिएबल ग्रुप होगा, हाइड्रोकार्बन चेन होगी विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बच्चे फर्दर बात करते हैं इसके टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स एक्चुअली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, जिसमें से एक कहा जाता है सैचुरेटेड एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
Saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. नाम से पता चल रहा है वो फैटी एसिड जिसमें सैचुरेशन आ गई है। सैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड जो है यानी कि वैलेंसी जो है वो पूरी फिल रहती है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है बॉन्ड टूट के नया कॉम्बिनेशन और नया हाइड्रोजन ऐड होने की, तो बच्चे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहे जाते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड आर दोस फैटी एसिड which have only single bonds in their structure. सिंगल बॉन्ड्स यानी कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर को हीट प्रोवाइड करते हैं या कोई और एनर्जी सोर्स बाहर से प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चे इस केस में हमारे पास बॉन्ड टूट के नया फैटी एसिड नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वो बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास वो स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमारे पास इसी केस में क्या है, ये जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो बच्चे हमारे पास इसीलिए ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये होते हैं सॉलिड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब सोचो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये वैलेंसी पूरी है ना, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, जस्ट इसका एक रेफरेंस ले रहे, लास्ट में COH जोड़ देते जस्ट टू शो दैट दिस इज अ फैटी एसिड। अब सोचो हमारे पास ऐसी कोई स्पेस है जहां पे कोई नया ग्रुप जोड़ा जा सके? नहीं है पॉसिबिलिटी। अगर हम यहां से ये हाइड्रोजन निकाल लें तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। तो बच्चे इसका इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, अगर इसका हाइड्रोजन निकला इसका इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट किया जा सकता है ना। तो बच्चे होता क्या है, नॉर्मली जब ये ऐसी स्टेट में होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, तब ये सॉलिड होते हैं। जब आप इनको हीट प्रोवाइड करते हो, ऑल्दो एक नया ग्रुप नहीं आ सकता इस नॉर्मल स्टेट में, तो बच्चे फिर भी अगर आप इसे हीट प्रोवाइड करते हो तो हीट बढ़ाने की वजह से लिक्विड हो जाते हैं। घी को देखो, बटर को, वो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं। वो नॉर्मली तो सॉलिड होते हैं, उनके केस में अरेंजमेंट ऐसा कुछ रहता है विदाउट एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अदरवाइज अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं वो इन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ के डबल बॉन्ड्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड हो जाते हैं, लेकिन टेम्पररी, परमानेंटली ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये है हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। एंड दे आर कंपैरेटिवली, इनका इंटेक जो है वो थोड़ा कम रहता है हमारी डाइट में, इसका रिक्वायरमेंट थोड़ा कम रहता है। नीड तो है पर रिक्वायरमेंट कम रहेगा, क्योंकि इसका एक्सेसिव इंटेक जो है कुछ हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर कंपैरेटिवली हेल्दी देन सैचुरेटेड वन। और इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास palmitic acid, palmitic acid with carbon 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें 16 कार्बन होते हैं, इसी तरीके का अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो R ग्रुप होगा उसमें 15 कार्बन होंगे विद कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। उसके बाद स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड जो है उसमें 18 कार्बन रहते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ क्योंकि उससे रिलेटेड नाम यहाँ पे भी आने वाला है, तो वो कंफ्यूजन फर्दर कॉज ना करे। अरेकेडिक एसिड, अरेकेडिक एसिड जो है वो 20 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें 20 कार्बन रहेंगे। अरेंजमेंट ऐसा, बस कार्बन नंबर चेंज हो रहा है विद कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ऐसा कुछ फर्दर अरेंजमेंट रहने वाला है हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड वन की। दे हैव वन और मोर डबल बॉन्ड्स, इनमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स रहेंगे।
यानी कि इनमें सैचुरेशन लाई जा सकती है। ठीक है, तो मतलब इनमें डबल बॉन्ड्स रहेंगे, अभी भी कुछ नए बॉन्ड्स बनने की टेंडेंसी है, लेकिन उस चेन को कम किए बिना। तो बच्चे अब दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर कॉल्ड एज सो कॉल्ड एज ऑयल्स। इन्हें ऑयल्स कहा जाता है, इन्हें ऑयल्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पार्ट इनफैक्ट वो फैट जिसमें हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं कंपेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड, उन्हें बी ऑयल कहा जाता है। ठीक है, सो ऑयल्स कहा जाता है। ठीक है, एंड दे आर कंपैरेटिवली हेल्दी, comparatively healthy and they are must for our diet। ये हेल्दी है, डिपॉजिट नहीं होते, जो हमारे पास आर्टरी में डिपोजिशन और हार्ट इश्यूज जैसी दिक्कतें कॉज करते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो ऑयल्स नहीं होते। तो ऑयल्स जो है वो डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। सो इसमें एग्जांपल है, डाइट में इंक्लूड इनका भी जरूरी है, ये चीजें भी जरूरी है, बट एक पर्टिकुलर लेवल पे। आप ऑयल्स जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा ले सकते हो, उनकी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा भी है। अभी मैं कुछ ऐसे फैटी एसिड्स लिखने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनका इनटेक किए बिना बॉडी सस्टेन प्रॉपर्ली नहीं कर सकती है। तो वो एग्जांपल है ओलिक एसिड विद वन डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड के हिसाब से मैं मेंशन कर रही हूँ। सेकेंड वन इज लिनोलिक एसिड with two double bonds, and third one is linolenic acid with three double bonds। एक और है हमारे पास जिसके लिए मैंने ये नाम लिखा था, दैट इज एरेकिडोनिक एसिड। एरेकिडोनिक, ये एरेकिडिक है, ये एरेकिडोनिक है। तो एरेकिडोनिक एसिड और एरेकिडिक एसिड दोनों 20 कार्बन होते हैं, बट एरेकिडोनिक एसिड जो है इट इज अनसैचुरेटेड विद 4 डबल बॉन्ड्स। तो ऐसे कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, जिसमें से ये तीन जो आप देख रहे हो ना, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, these three fatty acids are essential one। essential fatty acids मतलब बॉडी जो है इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ये हमारी डाइट में एसेंशियल है। अगर हम इसको अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो बॉडी में इन एसिड्स की और इन फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी अपने रिक्वायर्ड फैट को सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। हमारी बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट जाता है, जो भी प्रोटीन जाता है, जो भी फैट जाता है, वो एज इट इज फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। प्रोटीन की डाइजेशन होती है, अमीनो एसिड्स रिलीज होते हैं और अमीनो एसिड्स को यूज करके बॉडी अपने रिक्वायरमेंट का प्रोटीन बनाती है। ठीक है, तो बच्चे अब इस केस में फैटी एसिड के केस में भी ऐसा है, ये फैटी एसिड हो, ये फैटी एसिड हो, ये हो, ये बच्चे ये बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है। लेकिन ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, ये तीन फैटी एसिड्स ऐसे हैं जो बॉडी बिल्कुल भी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ये बाहर से रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो इस केस में हमें इसी वजह से ऑयल्स लेने पड़ते हैं। आपने हमेशा सुना होगा एक चीज बच्चे, आपने हमेशा एक चीज सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि हमें रिफाइंड ऑयल जो है उसका इंटेक नहीं करना चाहिए। हमेशा रिकमेंड किया जाता है, जब कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, जब जॉइंट प्रॉब्लम्स होता है, तो स्पेशली उसके केस में ये रिकमेंड किया जाता है कि रिफाइंड ऑयल जो है उसका इंटेक बंद कर दिया जाए, जस्ट टू प्रमोट द इंटेक ऑफ ऑयल्स, ताकि एसेंशियल फैटी एसिड आपकी बॉडी में जा सके, आपके लिगामेंट में, आपके बोन में जो भी दिक्कत है वो इजीली करेक्ट की जा सके, बॉडी उसको इजीली करेक्ट कर सके। तो बच्चे रिफाइंड ऑयल में क्या किया जाता है, बहुत सारे फैटी एसिड्स रिफाइन कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये फैटी एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड्स निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की नीड पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, और बच्चे आपने एड्स में भी सुना होगा कि दिस पर्टिकुलर ऑयल इज म्यूफा रिच एंड प्यूफा रिच।
Mufa means mono unsaturated fatty acid and PUFA means poly unsaturated fatty acid. So बच्चे poly unsaturated fatty acid मतलब हमारे पास multiple fatty acids होंगे जिनमें multiple double bonds हैं and that particular unsaturated fatty acid make that particular oil more healthy, जिसकी वजह से उसका intake बहुत beneficial हो सकता है. ठीक है, सो ये चीजें बताती हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोर हेल्दी देन दिस पर्टिकुलर थिंग, और ये एसिड्स जो हैं ये हमारी बॉडी में बन जाते हैं. ठीक है, दिस थ्री आर एसेंशियल वन. और इन्हीं फैटी एसिड को जब अल्कोहल के साथ जोड़ा जाता है तो बन जाते हैं हमारे पास लिपिड्स बेटा. ठीक है, तो लिपिड्स बन जाते हैं, वो भी सिंपल लिपिड्स. हाँ, अगर कोई नॉन लिपिड पार्ट जुड़ रहा है जैसे हमने लास्ट के लेक्चर में बात की थी तो ये कॉन्जुगेटेड लिपिड हो जाएगा. तो बच्चे अब इन फैटी एसिड का स्ट्रक्चर तो हमने जान लिया है ना. अब अल्कोहल की बात करते हैं. तो बच्चे अल्कोहल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, पर हम एक अल्कोहल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं जो मैक्सिमम लिपिड में पाया जाता है, और वो अल्कोहल है ग्लिसरॉल. तो बच्चे ग्लिसरॉल जो है अगर वो फैटी एसिड के साथ जुड़ के लिपिड बना रहा है यानी कि सिंपल लिपिड बना रहा है तो उसे ट्रू लिपिड कहा जाएगा यानी कि एक्चुअल लिपिड कहा जाएगा. अगर उस ग्लिसरॉल के अलावा फैटी एसिड, कोई भी फैटी एसिड हो, हम कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं बनाएंगे फैटी एसिड के बेसिस पे, बट अगर इस फैटी एसिड के साथ कोई और अल्कोहल जुड़ रहा है अदर देन ग्लिसरॉल तो वो कॉन्जुगेटेड, तो वो वैक्सिस में आ जाएगा बच्चे. ठीक है, सो अब बात करते हैं उसी बेसिस पे यानी कि अल्कोहल के बेसिस. सो बच्चे अब फैटी एसिड के बाद हम सेकंड पॉइंट ले रहे हैं अल्कोहल. तो अल्कोहल जो है इट कैन बी ग्लिसरॉल, वो ग्लिसरॉल भी हो सकता है और अदर देन ग्लिसरॉल. तो बच्चे ग्लिसरॉल भी हो सकता है और ग्लिसरॉल के अलावा कोई और भी हो सकता है बच्चे. ठीक है, सो बच्चे अगर हमारे पास ग्लिसरॉल है तो एक पर्टिकुलर टाइप रहेगी और ग्लिसरॉल के अलावा कोई और है तो सिंपल लिपिड की दूसरी टाइप को स्टडी करेंगे हम. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल लिपिड्स. द फर्स्ट वन हियर इज ट्रू लिपिड्स. फैटी एसिड्स कोई भी हो सकते हैं तो उसको लेकर यहाँ पे हम कोई एक्सेप्शन नहीं ढूंढेंगे, कोई टाइप नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल के बेसिस पे बच्चे. दूसरा है वैक्सिस. ठीक है, सो अब ट्रू लिपिड पे फोकस करते हैं और जानते हैं कि ट्रू लिपिड में अल्कोहल कौन सा है और किस तरीके से वो फैटी एसिड के साथ जुड़ता है. तो सबसे पहला है ट्रू लिपिड. तो मुझे ट्रू लिपिड जो है इट हैज ग्लिसरॉल which joins or bonds with fatty acids, जो fatty acids के साथ जुड़ता है. And which glycerol here is called as trihydroxypropane. प्रोपेन क्या होता है? हमारे पास हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर विथ 3 कार्बन्स, राइट? तो बच्चे ये ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है यानी कि ऐसा प्रोपेन स्ट्रक्चर जिसमें एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया गया है यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया गया है. सो वी हैव 3 कार्बन्स इन प्रोपेन. इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है प्रोपेन का, है ना? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है. तो जी अब इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे. तो बच्चे इस स्ट्रक्चर में हम इन 3 कार्बन्स को यूज कर रहे हैं. ठीक है,
तो बच्चे बाकी हाइड्रोजन जो है इसमें सेम रहेगा, बस एक अल्कोहल ग्रुप आ जाए। ठीक है, ये देखो ये हाइड्रोजन भी सेम पोजीशन पे आ गया, ये सारे हाइड्रोजन सेम रहे, बस अल्कोहल ग्रुप आ गया। अब सिंपल CH2OH, CHOH और CH2OH भी लिख सकते हो। ठीक है, बस क्या हुआ, एक साइड के हाइड्रोजन जो है उसमें सब्स्टिट्यूट होकर अल्कोहल ग्रुप आ गया, दैट कॉल्ड ग्लिसरॉल। तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के साथ यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, फैटी एसिड्स। ट्रू लिपिड में यही होता है, फैटी एसिड जुड़ते हैं। तो फैटी एसिड का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, RCOH, पूरा डिटेल में लिखेंगे, 20-18 कार्बन हो सकते हैं ना, तो हम ज्यादा नहीं करेंगे, R1COH इस तरीके से। अब बच्चे हमें क्या करना है, इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ के क्या बनाना है, सिंपल लिपिड। और सिंपल लिपिड में भी ट्रू लिपिड, क्योंकि ग्लिसरॉल यूज हो रहा है। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था ना, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुई थी, वाटर रिलीज हुआ था, बस वैसे ही करना है। एक H यहां से, एक OH यहां से रिमूव हो गया वाटर, और यहाँ पे जो बॉन्ड क्रिएट हो गया इसे कहेंगे ईस्टर बॉन्ड। तो ईस्टर बॉन्ड बनने के बाद ये बन गया हमारे पास सिंपल लिपिड, और ज्यादा डिटेल में बात करें तो ट्रू लिपिड। तो CH2O, C डबल बॉन्ड O होता है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड O R1, बाकी CHOH और CH2OH। तो ये बन गया हमारे पास सिंपल लिपिड, यानी कि ट्रू लिपिड। लेकिन बच्चे आप ये चीज देख रहे हो, यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड बना है। ठीक है, ये जो COO बॉन्ड बना ना यहाँ पे, ये ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। पर बच्चे यहाँ पे एक बॉन्ड तो बन गया जो फर्स्ट पोजीशन पे हमने बनाया, क्या दो पर्टिकुलर पोजीशन खाली ही रहती है? नहीं बच्चे, ये दो पोजीशन भी ऑक्यूपाई हो सकती है। तो बच्चे इसीलिए इसमें ट्रू लिपिड में भी फर्दर कैटेगरीज बनाई गई हैं, यानी कि हमारे पास ये है मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड तब कहा जाता है जब ग्लिसरॉल के साथ, जिसमें 3 पर्टिकुलर पोजीशंस है फैटी एसिड जोड़ने की, तो बच्चे वो ग्लिसरॉल में अगर एक फैटी एसिड जुड़ रहा है तो उसे मोनोग्लिसराइड कहा जाएगा। बट अगर यहां पे दूसरा केस भी रहता है, यानी कि HOOC R2 लिख रही हूं, R2 यानी कि कोई और फैटी एसिड जुड़ रहा है, अगर वहां पे भी ऐसा दूसरा ग्रुप जुड़ जाता, दूसरा ईस्टर बॉन्ड बन जाता विद रिमूवल ऑफ वन मोर वाटर मॉलिक्यूल, एक और ईस्टर बॉन्ड बन जाता, तो हम उसे डाइग्लिसराइड कहते हैं। CH2OC डबल बॉन्ड O R1, CHOC डबल बॉन्ड O R2 और CH2OC डबल बॉन्ड O R CH2OH। ये हमारे पास डाइग्लिसराइड आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड पोजीशन पे अगर जुड़ जाता है, जैसे R3 लिख रही हूं बेटा यहाँ पे, सो इट इज द थर्ड वन विद रिमूवल ऑफ वन मोर वाटर मॉलिक्यूल, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R3 ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, सो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। सो ट्राइग्लिसराइड क्या हुआ, मैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में इंफॉर्मेशन लिखूंगी। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड इज ग्लिसरॉल with 3 fatty acids attached with it. ठीक है, with the help of 3 ester bonds. ईस्टर बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो ट्राइग्लिसराइड में अगर 3 फैटी एसिड जुड़ रहे हैं तो 3 ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। अगर मोनोग्लिसराइड बनेगा तो एक ही ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा।
ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे पास एक ट्रू लिपिड। अगर मोनोग्लिसराइड बन रहा है तो भी ट्रू लिपिड है, डाइग्लिसराइड बन रहा है, ट्राइग्लिसराइड बन रहा है तो भी ट्रू लिपिड है। तो बच्चे इसमें फर्दर हमारे पास सिर्फ ट्राइग्लिसराइड को ट्रू लिपिड नहीं माना जाएगा, तीनों लेवल से आप उसे ट्रू लिपिड कह सकते हो। बस ये ध्यान में रखना है कि कितने ईस्टर बॉन्ड किस पर्टिकुलर केस में बन रहे हैं और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन होती है अगर ट्राइग्लिसराइड बनता है। याद रखेंगे इसको, ग्लिसरॉल को और फैटी एसिड को जब अलग करना है, जब जो डाइजेशन के दौरान ये प्रोसेस होता है ना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनते हैं, तो बच्चे डाइजेशन के दौरान जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा ना, तो जब बॉन्ड टूटता है तो ईस्टर बॉन्ड ब्रेक होने के दौरान वाटर मॉलिक्यूल्स वापस से ऐड होंगे, तो जाके हमारे पास वापस से स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल के एंड में ये चीज करेंगे हम चैप्टर के। तो बच्चे ये है हमारे पास एक्चुअल लिपिड्स जिसका इंटेक हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, अदरवाइज वी हैव द सेकेंड कैटेगरी ऑल्सो, मैं यहीं पे लिख रही हूँ। ठीक है, यहीं पे लिख रही हूँ। तो दूसरी कैटेगरी है वैक्सेस। तो बच्चे इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल जो है, अल्कोहल जो है, इट इज अदर देन ग्लिसरॉल। कभी भी ग्लिसरॉल नहीं होगा इसमें। अगर अल्कोहल जो है ग्लिसरॉल के अलावा कोई और है तो उसे वैक्सेस कहा जाएगा बच्चे। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं एग्जांपल पे आ रही हूँ। एग्जांपल है यहाँ पे बी वैक्स। बी वैक्स में जो अल्कोहल होता है दैट इज मेरिसाइल अल्कोहल, 30 कार्बन अल्कोहल है। इस मेरिसाइल अल्कोहल के साथ जुड़ता है पैल्मिटिक एसिड। ठीक है, दूसरा आप एक और कैटेगरी ले सकते हो यहाँ पे, एक और एग्जांपल दैट इज वूल वैक्स। जो ऑर्गेनिज्म की वूल होती है ना, शीप की या की, उसकी केस में ना वूल के ऊपर एक फैटी लेयर होती है ताकि इंसुलेशन भी मिल सके, वाटर अकामुलेशन से बचा जा सके। तो बच्चे वो वूल वैक्स जो है उसमें जो अल्कोहल होता है वो खुद एक फैटी है, खुद एक फैट भी है, खुद एक लिपिड भी है, बट अल्कोहलिक नेचर का। तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक फैट है जो कि अल्कोहलिक नेचर का फैट है, तो जो एज अल्कोहल भी कंसीडर किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ फैटी एसिड इसके साथ जुड़ते हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फैटी एसिड का नाम नहीं लिखा बिकॉज हमारे पास ऑलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड, तीनों फैटी एसिड कॉम्बिनेशन में मिल सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन स्पीशी टू स्पीशी वो वेरिएट कर जाता है। तो बच्चे कोलेस्ट्रॉल के अलावा, यानी कि अल्कोहल जो है वो कोलेस्ट्रॉल होगा ग्लिसरॉल में। तो ये है वैक्सेस के बारे में। दैट्स ऑल अबाउट वैक्सेस एंड ट्रू लिपिड्स, जो कि सिंपल लिपिड का पार्ट। अब आप खुद यहाँ पे देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो एक लिपिड बना वो पॉलीमराइज नहीं होगा, सिर्फ फैटी एसिड जुड़ गए, 3 पार्ट जुड़ गए, वो भी अलग अलग, है ना। तो पॉलीमराइजेशन में सिर्फ इतना लेवल होना जरूरी नहीं है, एक मॉलिक्यूल डिफरेंट, बाकी मॉलिक्यूल डिफरेंट, एक ही मॉलिक्यूल के साथ 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, तो वो पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ, रेपिटेटिव यूनिट नहीं है। तो बच्चे इसीलिए ये पॉलीमर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए। सो सेकेंड क्लास कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स से क्या था, अल्कोहल प्लस फैटी एसिड। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड में कॉन्जुगेशन होता है विद नॉन लिपिड पार्ट, यानी कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो लिपिड नेचर का नहीं है, जिसमें फैटी एसिड्स नहीं है, उसके साथ कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स डील करूंगी, फर्दर कैटेगराइजेशन ना करके एग्जांपल्स डील करूंगी। तो सबसे पहली एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के केस में बच्चे हमारे पास क्या रहेगा, ग्लिसरॉल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमें लेनी है फॉस्फोलिपिड की भी, तो उसमें ग्लिसरॉल रहता है प्लस फैटी एसिड्स रहते हैं जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। उसके बाद जो नॉन लिपिड पार्ट है वो है फॉस्फेट। तो इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले रही हूँ जो सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, दैट इज लेसिथिन। लेसिथिन इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप नेक्स्ट चैप्टर में इसे करने वाले हो, नेक्स्ट चैप्टर में ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर करोगे। फिलहाल मैं उसको यहीं पे रिलेट करवा के दिखाऊंगी
बट आपको फर्दर आगे भी बेनिफिट मिल जाएगा इस चीज का, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या है, सिंपल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, CH2O। तो बच्चे इसमें क्या है, सिंपल फर्स्ट टू पोजिशन पे तो ऐसा ही रहेगा जैसे कि नॉर्मल लिपिड के केस में रहता है, दो फैटिक एसिड की चेन जुड़ रही है बच्चे, तो इसलिए क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जब है अलग से जुड़ेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया, इसमें CH2 और बच्चे उसके बाद नाइट्रोजन ग्रुप और CH3 दैट्स द ग्रुप। थर्ड पोजीशन में हमारे पास ट्रू फैटी एसिड्स ना जुड़कर थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गया। तो बच्चे आप सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ोगे ना, उसमें यही लेसिथिन का स्ट्रक्चर पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना लिपिड बायलेयर होती है, जिसमें आप एक लिपिड बायलेयर में फॉस्फोलिपिड से 2 लेयर्स बनती है, और वो फॉस्फोलिपिड यही होता है जिसमें हम एक हेड दिखाते हैं और 2 टेल्स दिखाते हैं। और हेड का बच्चा लिपिड का नेचर ऐसा है ना कि वो वाटर को पसंद ही नहीं करता, वाटर आते ही वो रिपेल करना शुरू कर देता है, वाटर से दूर जाना शुरू कर देता है। और ये फॉस्फोलिपिड क्या है, एक लिपिड। तो बच्चे हम क्या दिखाते हैं, एक हेड दिखाते हैं उस सेल मेम्ब्रेन में, वो हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर को पसंद करने वाला, वाटर को रिपेल नहीं करता। और ये 2 टेल्स है ना, इन दोनों टेल का नेचर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। और वो पता है, ये जो हेड दिखाया जाता है ना, वो हेड ये है, ये वाला पार्ट, ये वाली चेन, ये ग्लोबुलर हेड कहा जाता है। और ये हाइड्रोफिलिक लिपिड होने के बावजूद भी हाइड्रोफिलिक कैसे है, वाटर को पसंद कैसे कर रही है, क्योंकि बच्चे इसमें जो चेन जुड़ी है, जो मॉलिक्यूल जुड़ा है, क्या वो ट्रू फैटी एसिड है? नहीं ना, तो उसका नेचर तो बदलेगा ना, थोड़ा सा भी चेंज आया तो फैटी एसिड ना होने की वजह से वो फैटी एसिड वाला नेचर भी कैरी नहीं कर रहा, तो इसीलिए हमारे पास ये हाइड्रोफिलिक होता है। फिर ये 2 स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये 2 टेल्स है जो हाइड्रोफोबिक है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है। आप हमेशा क्लासेस में पढ़ते आए हो, बेसिक क्लासेस में, अभी तक जो क्लासेस है 8th और 9th क्लास, जिसमें आपने पढ़ा है कि सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। ये टर्म आपने सुनी है ना, सिलेक्टिवली परमेएबल। तो वो परमेएबिलिटी जो सिलेक्टिव है वो किस वजह से आती है, वो इसी लेसिथिन की वजह से आती है बच्चे। देखो, एक तरफ उसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, दूसरी तरफ उसकी टेल्स जो है वो हाइड्रोफोबिक है, तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट नेचर, जिसकी वजह से वो एबिलिटी ला पाता है उस सेलेक्टिव नेचर की, यानी कि वो सेलेक्ट करने की एबिलिटी ला पाता है, जिसकी वजह से बहुत सोच समझ के ये मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर पास करवाएगा। बाहर तक मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, वाटर मॉलिक्यूल भी आएगा, वो देखेगा कि अच्छा ये मॉलिक्यूल जो है वो मुझे पसंद करता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाने लगेगा तो वहां वो दिक्कत फेस करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ टेल आ जाएगी। तो बहुत सारी चीजें बहुत स्मार्टली पास करवाई जाती है इसी लेसिथिन की वजह से, जो एक फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो बच्चे अब मैं नेक्स्ट बात करने जा रही हूँ, फॉस्फोलिपिड के बाद स्फिंगोलिपिड्स हैं। ठीक है, तो स्फिंगोलिपिड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है, इसमें मेन एग्जांपल है, सबसे ज्यादा इसी पे फोकस करेंगे मुझे। तो स्फिंगोलिपिड्स, तो स्फिंगोलिपिड्स बिल्कुल फॉस्फोलिपिड की तरह है, बस इसमें जो अल्कोहल होगा ना वो स्फिंगोसीन होगा। स्फिंगोसीन एक स्पेशल तरह का अल्कोहल है, तो इसके डिफरेंट होने की वजह से बच्चे ये अलग लिपिड बन जाता है। तो फैटी एसिड्स है, उसके अलावा इसमें फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, दैट्स इट। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आपने 9th क्लास में टिश्यूज पढ़े हैं, 10th क्लास में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, जिसमें आप माइलिन शीट की बात करते हो। ठीक है, तो वो जो माइलिन शीट है ना यहाँ पे, तो स्फिंगोलिपिड्स में जो माइलिन शीट आ रही है वो फैट शीट होती है, उस फैट शीट में जो फैट और लिपिड होता है वो स्फिंगोलिपिड होता है। तो माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, तो स्फिंगोलिपिड। थर्ड है एक और एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड की, ये बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हो पाओगे इससे ज्यादा, ठीक है, बस एक रेफरेंस दे देती हूँ। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है लिपिड के साथ, यानी कि लिपिड के किसी हिस्से में
कार्बोहाइड्रेट पार्ट जुड़ेगा। तो इसमें एग्जांपल आती है सेरिब्रोसाइट्स ऑफ ब्रेन। सेरिब्रोसाइट्स यानी कि मास ऑफ न्यूरॉन्स है, तो ब्रेन में स्पेशल यूनिट्स है, तो वहां पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लास्ट एक और कॉम्बिनेशन ले लेती, एक और कॉन्जुगेशन ले लेती, दैट इज लाइपोप्रोटीन्स, लाइपो फॉर लिपिड एंड प्रोटीन्स फॉर प्रोटीन पार्ट, जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं। सो लाइपोप्रोटीन्स हैव प्रोटीन इन कॉन्जुगेशन विद लिपिड। ठीक है, तो प्रोटीन इन कॉन्जुगेशन विद लिपिड, एंड एग्जांपल हियर इज लाइपोविटिलिन ऑफ यॉर्क। यॉर्क में हमारे पास जो एग यॉर्क होता है उसमें लाइपोविटिलिन पार्ट होता है। लाइपोविटिलिन, विटिलिन पार्ट इज ऑफ प्रोटीन पार्ट, तो वहां पे आपको प्रोटीन अरेंजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। तो बच्चे अब डिराइव्ड लिपिड्स की बात करने जा रहे हैं। सो डिराइव्ड लिपिड्स वो होते हैं जो कि कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और सिंपल लिपिड्स में कुछ मॉडिफिकेशन के बाद बनते हैं। तो थर्ड कैटेगरी डिराइव्ड लिपिड्स। They are derived from modification in simple or conjugated lipid. जिसमें एग्जाम्पल है स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स में भी मैं एक एग्जाम्पल एक अल्कोहलिक स्टेरॉइड के लेने जा रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज एन अल्कोहलिक स्टेरॉइड। ठीक है, तो बच्चे इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, 4 रिंग्स रहेंगी। ये 4 रिंग है, 1 2 3 and the 4. This 4 ring structure is called as cyclopentanoperhydrophenan 3. cyclopentanoperhydrophenan 3. तो बच्चे ये स्ट्रक्चर जो है इट्स अ कोर ऑफ स्टेरॉइड्स। अगर ये स्ट्रक्चर है ना तो स्ट्रक्चर को स्टेरॉइड कहा जाएगा। और बच्चे कुछ स्ट्रक्चर्स में ना अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्टेरॉल्स। तो स्टेरॉल्स आर अल्कोहलिक स्टेरॉइड्स। तो बच्चे अब इस स्ट्रक्चर के साथ कहाँ-कहाँ पोजीशन पे चेन जुड़ी है, कहाँ-कहाँ पोजीशन पे कार्बन ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा है, उसके बेसिस पे हमारे पास अलग-अलग स्टेरॉल्स होते हैं। तो बच्चे अब एक ग्रुप मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ, ठीक है, एक ग्रुप यहाँ पे जोड़ रही हूँ, तो ये है हमारे पास कार्बन ग्रुप एक्स्ट्रा, एक ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे कार्बन ग्रुप, और एक चेन मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ। ये बन गया पूरा कोलेस्ट्रॉल। अगर कोई और डिफरेंट चेन होती तो हमारे पास कोई और अल्कोहल और कोई और स्टेरॉइड होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगेन मेन चेन मेन रिंग स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस फर्क रहेगा साइड चेन में कि साइड चेन कैसी है, कार्बन ग्रुप कहाँ-कहाँ पे है, बस उसमें फर्क रहेगा। तो दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट लिपिड्स। तो लिपिड्स में इतना ही करना था।